हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र के हम 2017 के पेपर कर रहे हैं। 2017 में इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। अगर हम हर शिफ्ट के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे, हर शिफ्ट के क्वेश्चन की व्याख्या सहित आंसर कर लेंगे, तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं हमने कर लिए, तो ये समझ लीजिए कि सुपरवाइज़र का जो 2024 का एग्ज़ाम है वो हम ज़रूर उसको कर पाएंगे। अगर हमने उस समय के डाटा के क्वेश्चंस को वर्तमान के डाटा के साथ जोड़ के याद कर लिया, तो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम को हमें को सुपरवाइज़र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसके पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखिएगा। पहले पार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि डेथ से भी संबंधित है। सबसे पहले ये याद रखो कि जन्म के समय यदि बच्चे का भार कम होता है, जन्म के समय जो बच्चा होता है यदि वो 2499 ग्राम या 249 मिलीग्राम से कम होता है, तो क्या माना जाता है कि वो उसका कम भार है। तो याद रखो 2499 ग्राम मतलब लगभग 2 किलो या 2.5 किलो से अगर कम बच्चा होता है तो बच्चा को ये माना जाता है कि वो कम भार का होता है, तो वो उसमें उच्च नवजात मृत्यु दर पाई जाती है। मतलब अगर कम भार होते तो बच्चे कम भार के कारण ही कुपोषित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर कम भार होता है तो और क्या क्या परिणाम होते हैं। दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणाम, आने वाले समय में भी उन बुरे परिणाम हो सकते हैं। कोई भी बीमारी उन्हें जल्दी ग्रसित कर सकती है। प्रतिरक्षा शक्ति घटती है, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता उनकी घट सकती है। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो यदि बच्चे का जो जन्म के समय भार कम होता है तो ये स्थितियाँ हो जाती हैं। अब इसकी व्याख्या में हम पढ़ेंगे कि जन्म के समय कितना भार हो, जन्म के समय कितना भार हो और कितने से कम भार हो कि बच्चा जो है वो कम वजन की श्रेणी में आएगा। तो जन्म के समय WHO जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में है। तो WHO द्वारा बताया गया है कि यदि जन्म के समय भार 2499 ग्राम मतलब लगभग 2.5 किलो या उससे कम होता है तो बच्चा कम भार वाला होता है। जन्म के समय कम वजन पूर्व काल जन्म के कारण होता है, जो उपयुक्त सभी से संबंध मतलब यदि 9 महीने जैसे कि जो गर्भावस्था होती है लगभग 280 जो दिनों की या लगभग 40 सप्ताह की होती है, और अगर इनमें से पहले अगर हो जाता है जन्म बच्चे का तो बच्चा का जो वजन होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ बच्चे का भार डैश की आयु तक उसके जन्म के भार का दुगुना हो जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका जो वजन होता है वो अपने जन्म में जो उसका भार था उसका दुगुना हो जाता है। जैसे जन्म के समय उसका भार अगर 2.5 किलो है तो वो जब वो 6 महीने का हो जाएगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 5 किलो हो जाएगा। यदि वो 3 किलो का रहेगा तो जन्म के समय अगर उसका भार 3 किलो का रहेगा तो जब वो 6 महीने का होगा तो उसका भार कितने किलो का हो जाएगा, 6 किलो का हो जाएगा। याद रखना, स्वस्थ बच्चे का भार मतलब 6 महीने की जब वो आयु तक पहुंचता है तो 6 महीने की आयु में उसका जो वजन है वो अपने जन्म के वजन का दुगना हो जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे कम वजन वाले पैदा होते हैं तो उनका वजन 6 महीने बाद कम हो, जिनको कम पोषित बोला जाता है या कमज़ोर बोला जाता है या अति कमज़ोर की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नवजात शिशु के जीवन के पहले 6 से 12 महीने के दौरान तेज़ी से वजन में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बच्चे के वजन में सबसे ज़्यादा जो नवजात का जो वजन है वो किस महीने में बढ़ता है। तो जब बच्चा जो 6 से 12 महीने का होता है, 6 से 12 महीने की उम्र में बच्चे के वजन में वृद्धि जो होती है वो तीव्र गति से होती है। स्वस्थ बच्चे का जन्म के वजन से 6 महीने के वजन में दुगना हो जाता है और 6 महीने बाद ये जो गति होती है थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि 12 महीने में 10 किलो का हो जाए, उसके अगले 6 महीने में फिर 16 किलो का हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब शुरू का जो 6 महीने होता है जन्म के बाद का।
आप देखिएगा कि जब भी बच्चे को आपने कभी किसी बच्चे को किसी के आपके फैमिली रिलेटिव में किसी के यहाँ बच्चा हुआ हो और आपने उसको बहुत छोटा सा एकदम नवजात देखा होगा, दुबला पतला सा, और आप एकदम से उसको 6 महीने बाद मिलेंगे तो अच्छा हेल्दी बैठा हुआ आपको दिखेगा, अच्छा उसका माथा भी दिखेगा, आंखें भी दिखेंगी और अच्छा शरीर भी दिखेगा। तो वो क्या होता है, एकदम से वृद्धि होती है। 6 महीने तक वृद्धि की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद जो होती है पड़ जाती है, तो धीमी पड़ जाती है। और ये क्यों होता है, तो ये मेनली जो होता है स्तनपान कराने से होता है। बच्चे को प्रॉपर मात्रा में माँ का दूध मिलता है। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? एड्स की बिल्कुल जांच की जाती है गर्भावस्था में, जिसको हम HIV भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी की भी जांच की जाती है और डाउन सिंड्रोम की भी जांच की जाती है। कहीं जो बच्चा होगा तो उसको कहीं कोई गुणसूत्र ज़्यादा तो नहीं मिल गया या कोई गुणसूत्र कम तो नहीं हो गया, तो ये डाउन सिंड्रोम की चेक भी की जाती है। तो सामान्य गर्भावस्था के दौरान इन तीनों का ही चेक किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सामान्य गर्भावस्था के दौरान एड्स, हेपेटाइटिस, डाउन सिंड्रोम रोगों की जाँच की जाती है। ये सभी रोग इसलिए होते हैं क्योंकि ये रोग इसलिए होते हैं कि अगर ये रोग कहीं माँ में हुए तो माँ से किस में हो जाएंगे, बच्चे में हो जाएंगे। इसकी नियमित जांच से इनकी रोकथाम भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलो से कम BMI का अर्थ क्या होता है? BMI का 18.5 किलो, जो 18.5 किलो जो पर वर्ग मीटर होता है, जो BMI उसका बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोला जाता है, तो यदि ये 18.5 किलो से कम होता है तो इसका मतलब होता है कि माँ को जो पोषण हो रहा है वो सामान्य से कम हो रहा है। 18.5 से ज़्यादा है तो पोषण अच्छा माना जाएगा, लेकिन ये 18.5 एक सामान्य पोषण होता है और इससे भी कम हो जाएगा तो वो एक सामान्य पोषण से भी तो अति कुपोषित माता हो जाएगी, जिससे उसके बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। BMI एक वयस्क के द्रव्यमान और ऊंचाई से निकला हुआ मूल्य है। BMI क्या है? एक जो द्रव्यमान से निकालते हैं और ऊंचाई से निकाले जाते हैं, दोनों को डिवाइड करके 100 से इंटू करके। और BMI की जो श्रेणी होती है वो सामान्य से कम पोषण 18.5 किलोग्राम अगर पर वर्ग मीटर से कम है तो सामान्य से कम पोषण होगा। 18.5 से 25 किलोग्राम पर वर्ग मीटर के बीच है। कितना? 18.5 से 25। तो 18.5 से अगर 25 है तो वो सामान्य पोषण कहलाएगा। 18.5 से कम है तो वो सामान्य पोषण से कम कहलाएगा। 18.5 से 25 के बीच है तो वो कौन सा कहलाएगा? सामान्य कहलाएगा। और अगर सामान्य से अधिक पोषण है, सामान्य से अधिक है तो वो कितना हो जाएगा? पोषण 25 से 30 हो जाएगा। और जो 30 किलो से जो ज़्यादा हो जाता है वो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति हो जाते हैं, उनका BMI 30 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये BMI की देखो आपसे पूछा उन्होंने, एक था 18.5 से कम, लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि 18.5 से 25 जो होता है वो सामान्य होता है, 18.5 से 25 सामान्य होता है, 25 से 30 सामान्य से अधिक पोषण होता है और 30 से ज़्यादा मोटापा हो जाता है। तो इस तरह ही मैं बोल रही हूँ। अगर आपने सुपरवाइज़र के सारी शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी, तो आप न्यू हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे नोट्स लिए होंगे अगर आपने सुपरवाइज़र के, तो उसको आप हमारा एक ग्रुप मिला होगा, वहाँ पर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। साथ में आपको हमारे पब्लिक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ आपको क्विज कराए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक की मिल जाएगी। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है आकांक्षा 1957। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को इनमें से किससे बचाना चाहिए? अल्कोहल बिल्कुल बचाना चाहिए। शराब पीने से महिला और बच्चे दोनों पे असर पड़ता है। कैफीन, बहुत ज़्यादा कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी, चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। कृत्रिम रंगों से बने हुए खाद्य पदार्थों का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को इन सभी से ही बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अल्कोहल, कैफीन, कृत्रिम रंगों से बचना चाहिए। अल्कोहल लेने से जन्मजात कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें जन्म पूर्व प्रसवोत्तर विकास की कमी,
मतलब अगर माता अल्कोहल लेती, मतलब माता अगर शराब पीती है, माता अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पीती है और चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती है, तो बच्चों में बच्चे का विकास जो होता है वो कम हो, प्रसव पूर्व भी विकास, मतलब पेट में ही, माँ के पेट में ही बच्चे का विकास नहीं होता है। इसके अलावा चेहरे के दोष, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इन पर भी प्रभाव पड़ता है। और अगर माँ जो होती है ज़्यादा चाय पीती है, तो बच्चा जो होने वाला बच्चा होता है उसमें शुगर पेशेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है, माता में भी और बच्चे में भी। अगला है ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना कितना घर, जो राशन घर ले जाओ योजना है उसमें कितना अनाज प्रदान करती है, कितनी कैलोरी प्रदान करती है, सॉरी। देखो, राशन घर ले जाओ उसको बोलते हैं टेक होम राशन, क्या बोलते हैं, टेक होम राशन बोला जाता है, THR बोला जाता है। मैं जब अपनी प्रैक्टिस सेट करा रही थी सुपरवाइज़र की, तब मैंने ये क्वेश्चन कराया। देखो फ्रेंड्स, ये तो हमारा 2017 का ये पेपर भी चल रहा है। इसके अलावा मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज मैं सुपरवाइज़र की तैयारी भी करवा रही हूँ। हर टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सरल तरीके से बनाकर आपको कवर करवा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। A सीरीज़ के नाम से हमारी टॉपिक सीरीज, इसमें 3 वीडियो हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने यूनिसेफ करवा दिया है, टीकाकरण करवा दिया है। बहुत ही अच्छे टॉपिक जो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं करा रही हूँ। महिला आयोग मैंने करवा दिया है, तो ये 3 वीडियो इस सीरीज़ में मैंने करवा दिए हैं, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मेरी दूसरी सीरीज़ चल रही है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट की चल रही है, जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रही हूँ। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है और अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। यही कारण है कि मैं ये 2017 का पेपर भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, राशन घर ले जाओ योजना के बारे में। ICDS जो एकीकृत बाल समन्वित योजना है, इसको ICDS बोलते हैं और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये 6 वर्ष तक के, ये पूछते हैं कि जो ICDS है वो कितने वर्ष तक के बच्चों और महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं के संरक्षण प्रदान करता है। तो याद रखना, ये 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, उनको स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करता है। 1975 में इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया था, ये भी याद रखना, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये पूछ सकते हैं कि जो ICDS है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ICDS की स्थापना महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। इसमें राशन घर ले जाओ योजना में 600 किलो कैलोरी की खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है। याद रखना, जो टेक होम राशन है, टेक होम राशन जिसको THR बोलते हैं, या खाद्य सामग्री घर ले जाओ में कितने किलो कैलोरी प्रदान की जाती है, तो इसमें 600 किलो कैलोरी प्रदान की जाती है। यदि डैश स्तनपान नहीं कराते तो क्या हो जाएगा, यदि जो माता है वो स्तनपान नहीं कराएगी तो क्या हो जाएगा, माता दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो जाएगी। स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाएगी। माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका है, या ये बोल रहे हैं कि यदि इनमें से कौन सी स्थिति होगी तो माता स्तनपान ना कराए, मतलब किस स्थिति में माता को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। 4 स्थिति दी है, तो ये चारों ही स्थितियाँ, यदि माता को कोई रोग हो गया हो तो भी वो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि माता के द्वारा बच्चे में वो रोग फैल जाए। यदि माता स्तनपान के दौरान ही फिर से गर्भवती हो जाती है तो भी माता को दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। तीसरा, माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो, बच्चों के लिए अपर्याप्त हो, तो भी माता को दूध पिलाना नहीं चाहिए। सभी स्थितियाँ जब हो जाती हैं तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्तनपान नवजात शिशुओं का प्राथमिक स्रोत है। बच्चे को जो सबसे पहले खाद्य पदार्थ मिलता है वो स्तनपान से ही मिलता है। स्तनपान के दूध में कोलेस्ट्रम होता है, सबसे मेन चीज़ है। जो स्तनपान का जो दूध होता है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है, जो नवजात शिशु की रक्षा के लिए उसको एंटीबॉडी प्रदान करता है। स्तनपान जब माता दीर्घकालिक रोग हो जाए, पीड़ित हो जाती है, दोबारा गर्भवती हो जाती है, अपर्याप्त दूध होता है, तो नहीं कराया जाता है।
अगला है मातृ मृत्यु दर को किस रूप में परिभाषित किस रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो जो मातृ मृत्यु दर है वो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर को कितनी जनसंख्या पर निकाला जाता है, तो मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जनसंख्या पर निकाला जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो मातृ मृत्यु दर है वो 173 है और भारत की जो 103 है, और इसको लक्ष्य जो है उसको 70 करने का लक्ष्य है 2030 तक। मातृ मृत्यु दर 70 करने का लक्ष्य 2030 तक है और मध्य प्रदेश की 173 है। मातृ मृत्यु दर जिसको MMR भी बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR बोलते हैं मातृ मृत्यु दर को। और ये कितनी जनसंख्या पर निकाले, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मरने वाली महिलाओं की संख्या को MMR बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। हमारे जो महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसमें आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। 7 बुकलेट में एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, एक वन लाइनर बुकलेट मिलती है और 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती हैं। जैसे ये 1 हो, 2, 3, 4 और ये 5वीं, ये 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलती है। टॉपिक वाइज इसको बहुत जितना जो कि सिलेबस में कवर किया है, हर टॉपिक को बहुत आसान तरीके से हमने हैंड रिटन तरीके से इनको तैयार किया है। साथ में 3000 प्लस प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट और 1000 वन लाइनर की बुकलेट भी दी जाती है, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट भी हमारे नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हमारे जो नोट्स का चार्ज है वो है 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसमें कोरियर चार्ज होता है। अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं भी रहते हैं तो 100 रुपीज़ इसका कोरियर चार्ज और 1399 इसका मेन चार्ज रहता है। इसमें हम आपको 7 बुकलेट तो प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये व्हाट्सएप का ग्रुप ऑनलाइन ग्रुप रहता है और ये आपके सुपरवाइज़र के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक रहेगा। हम इसमें पर डे टेस्ट लेते हैं, पर डे सरल तरीके से टॉपिक बनाकर पहुंचाया जाता है। गर्भवती महिला हो चाहे ICMR की किसी भी पोषण तत्व की कोई भी खनिज लवण की मात्रा हो, उसको बहुत सरल तरीके से कैसे आप याद कर सकते हैं ये हम पहुंचाते हैं ग्रुप में। ग्रुप में सरल तरीके से जो जितने भी एक्ट रहेंगे उनको याद करवाया जाएगा। तो ये ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन तैयारी का माध्यम है और ये नोट्स आपके लिए ऑफलाइन तैयारी का माध्यम है। डेली ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां रेगुलर टेस्ट दे रही हैं, मैं उसका आपको एक बता भी देती हूँ कि किस प्रकार ग्रुप में टेस्ट होते हैं और किस प्रकार से लड़कियां दे रही हैं। देखिए इस प्रकार के नोट्स, ये 7 बुकलेट आपके घर पहुँचेंगी। बहुत ही पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा और बहुत ही सरल लैंग्वेज में इनको तैयार किया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जैसे हमारा ये सुपरवाइज़र तैयारी ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं। और ये कल जो हमारे टेस्ट हुए थे, कल के टॉप 10 लोग हैं, ये जो टॉप 10 लोग हैं जिन्होंने टेस्ट बहुत आसानी से दिए थे। और ये देखिए ये इस प्रकार के टेस्ट लिए गए हैं। ये एक 31 तो कल जो क्वेश्चन लिए थे 31 क्वेश्चन का टेस्ट हमारे ग्रुप में लिया गया था और इस प्रकार से बच्चों ने पेपर दिए थे। और इसमें जो हमने टॉप 3 भी निकालते हैं हर क्वेश्चन के बाद से, तो जिससे स्टूडेंट बहुत अच्छे से पेपर देते हैं। इसके पहले हम उनको टॉपिक की PDF पहुंचा देते हैं और फिर उसी PDF का टेस्ट लिया जाता है। इस प्रकार से एक टॉपिक भी पहुंचाया जाता है बहुत सरल तरीके से बना के, कि जिससे आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं, किस तरह देखिए ये जैसे कि कैलोरी की मात्रा है, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। टॉप ये महिला प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा ये PDF जितनी भी हमारी वीडियो की PDF होती हैं, वीडियो की PDF भी हम यहीं पर ही प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दी जाती हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए गए थे। ये B6 जो सीरीज़ है वो इसलिए ही बनाई गई है, जो व्हाट्सएप में जो लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं उनके लिए B सीरीज़ बनाई गई है। और करीब B7 मतलब 60 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। जितने लोग जितने ज़्यादा डिले होंगे नोट्स लेने के लिए, उतने ज़्यादा वो इन टॉपिक से भी वंचित रह जाएंगे और ये जो टेस्ट चल रहे हैं उनसे भी वंचित रह जाएंगे। तो जो भी देखिए इस प्रकार से हमने ये प्रबंधन का भी टेस्ट लिया था अभी परसों, जिसमें मैंने ये आधुनिक प्रबंधन जनक कौन है, वैज्ञानिक प्रबंधक जनक कौन है, प्रशासनिक प्रबंधक जनक कौन है, ये करवाया था। तो इस प्रकार से सरल तरीके से लाइनें बनाकर क्वेश्चन बनाकर याद करवाया जाता है। तो आप भी अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 100% सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको व्हाट्सअप करके बताना है कि आपको नोट्स लेना है, उसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस भेजना है,
पेमेंट के लिए नंबर लेके पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही आपका पेमेंट होगा हम आपको एक ग्रुप से ऐड कर लेंगे। ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और 6 से 7 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबसे मेन है, देखो नोट्स आपको पढ़ना है वो मैं पहुंचा दूंगी, बाकी ग्रुप में मैं आपको इतनी शानदार तैयारी करा दूंगी कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है। देखो ये उस समय 2017 का एग्ज़ाम था और ये अब जो चल रहा है वो 2024 का एग्ज़ाम चल रहा है और ICMR जो रिपोर्ट है वो अब 2020 आ चुकी है। तो अब जो पूछा जाएगा ना वो 20 का पूछा जाएगा। हो भी सकता है कि 2010 का भी पूछ लें, अपन इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसको भी नेगलेक्ट कर दें। इसलिए आपको ICMR 2010 भी पढ़ना है और 2020 भी पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अंतर उनमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दोनों ही अच्छे से कर लेना है। तो ICMR के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 27.2 ग्राम है। कितनी है? 27.2 ग्राम है। जैसे कि नॉर्मल महिला को अगर 55 चाहिए है तो यहाँ पे 27 और प्लस कर दो, लगभग 80 से 82 जो है 80 से 82 ग्राम प्रोटीन गर्भवती महिला को आवश्यक होती है। ये आपको याद रखना है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार, ICMR रिपोर्ट के अनुसार 27.2 ग्राम प्रोटीन की एक्स्ट्रा मात्रा महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को चाहिए रहता है। ये ICMR की रिपोर्ट में कहा गया है, तो ये याद रखना। यह प्रोटीन क्या, देखो गर्भवती महिला को प्रोटीन की आवश्यक मात्रा क्यों आवश्यक होती है? देखो एक तो खुद का उसका वेट गेन हो रहा है तो उसकी पेट की कोशिकाएं बढ़ रही हैं, साथ में उसके साथ साथ उसके बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है, बच्चे को भी पेशियां बन रही हैं, कोशिकाएं बन रही हैं, बोन्स बन रही हैं, तो उसके ही शरीर से जो प्रोटीन है उसके बच्चे के पेट में भी जाएगा। तो इन्हीं सभी कारणों से प्रोटीन की जो होती है आवश्यक जो मात्रा होती है वो ज़्यादा दी जाती है। यह प्रोटीन क्या करता है? भ्रूण के ऊतकों के विकास को प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है। यह स्तन और गर्भावस्था के ऊतकों को गर्भावस्था के दौरान बढ़ने में मदद भी करता है। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना माँ की हो पाएगी और ना बच्चे की हो पाएगी, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो विशेष रूप से कब होती है? गर्भावस्था के पहले महीने में, गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने में, गर्भावस्था के चौथे से 6वें महीने में या गर्भावस्था के 6वें से 9वें महीने में। तो कई महिलाओं को उबकाई, उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा बुखार टाइप आ जाता है, तो वो कब होता है? तो गर्भावस्था का पहले से जो तीसरा महीना होता है, महिलाओं को भ्रूण को विकसित करने में शरीर को समय लगता है। मतलब क्योंकि भ्रूण विकसित हो रहा होता है तो महिलाओं को कुछ अजीब सी स्थिति होती है शरीर में, जिसके कारण उन्हें उबकाई आती है और उल्टियाँ आती है। इस प्रकार गर्भवती होने का संकेत होता है। इसमें महिलाओं को अधिक आराम करना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा आराम गर्भवती महिला को गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने में ही करना चाहिए। अगला है, डैश से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस वैक्सीन को शामिल किया गया था। तो 2002 से 2003 में जब सार्वत्रिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम आरंभ हुआ था, मतलब सभी लोगों को प्रतिरक्षी करना, ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो उसमें हेपेटाइटिस बी को शामिल किया गया था। ये भी पूछ सकते हैं, हेपेटाइटिस बी को सार्वत्रिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम में कब शामिल किया गया? 2002-3 में किया गया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करके एक आंसर बताइएगा कि जो हेपेटाइटिस डी का टीका है वो बच्चों को किस उम्र में लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों को किस उम्र में लगाया जाए? हेपेटाइटिस बी बोल रही हूँ, ना कि हेपेटाइटिस B1, ना हेपेटाइटिस B2, ना हेपेटाइटिस B3। मैं बोल रही हूँ केवल हेपेटाइटिस बी। तो आप लोगों को बताना है कि हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों को कब लगाया जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 2002 से 2003 से सार्वत्रिक प्रतिरक्षी कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कार्यक्रम को शामिल किया गया। अगला है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? गर्भवती महिलाओं को टीटी मतलब टिटनेस टॉक्साइड का टीका लगाया जाता है।
जो टिटनेस टॉक्साइड है ये एक निष्क्रिय टीका है। निष्क्रिय टीका इसलिए होता है कि अगर ये सक्रिय होता या कमज़ोर होता तो वो बच्चे को भी संक्रमित कर सकता था, इसलिए निष्क्रिय टीका लगाया जाता है टिटनेस को रोकने के लिए। यह गर्भवती महिलाओं में 20 सप्ताह के गर्भधारण के बाद की सिफारिश की जाती है। जब गर्भवती महिला में गर्भधारण किए हुए 20 सप्ताह हो जाते हैं तब ये टीके को लगाने की सलाह दी जाती है हर गर्भवती महिला को। तो गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। एमएमआर जिसको मातृ मृत्यु दर भी बोलते हैं, ये वो नहीं है एमएमआर, ये एमएमआर जो प्रतीकाकरण जो होता है जिसको हम खसरा, कंठ और रूबेला वैक्सीन बोलते हैं, उसके खिलाफ ये टीकेकरण के लिए उसके खिलाफ ये प्रतिरक्षीकरण करने की सुविधा देता है एमएमआर। तो ये बोल रहे हैं कि इसकी न्यूनतम आयु कब है, मतलब इसको कब दिया जाता है एमएमआर को? तो एमएमआर को 12 महीने से 18 महीने में दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला। मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला इसका फुल फॉर्म होता है, या इसको बोल सकते हैं मीज़ल्स जो होती है उसको हम खसरा बोलते हैं हिंदी में, खसरा। तो ये जो इसका जो न्यूनतम जो आयु है देने की वो 12 महीने से 18 महीने है। तो जो मीज़ल्स, मम्स और रूबेला इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में इसको खसरा, कंठ और रूबेला बोलते हैं, के खिलाफ ये प्रतिरक्षण टीका है। ये 3 रोगों का एंटीन्यूएटेड वायरस का एक मिश्रण है। इंजेक्शन द्वारा इसको दिया जाता है। यह मर्क में पहली बार मैरिस हिल्टन द्वारा विकसित किया गया था, और इसे देने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? 12। मतलब एमएमआर का जो पहला टीका है वो कब दिया जाता है? 12 से 18 माह में दिया जाता है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार थे। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। हमारे ए सीरीज़ के वीडियो देख लीजिएगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।